नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिवसर क्लासेस में। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए हिंदी वर्णमाला का प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा हो या RO ARO का परीक्षा हो, हिंदी वर्णमाला से एक या दो प्रश्न जरूर मिल जाते हैं। तो चलिए ये 60 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट है। पहला प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो ऑप्शन ए है आ, बी है बड़ी, सी है ओ और डी है ऊ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ओ। ओ जो है कि वो मूल रूप से दीर्घ स्वर नहीं है। अगला क्वेश्चन है हिंदी में ध्वनियों के कितने प्रकार होते हैं, यानी हिंदी की ध्वनियाँ कितने प्रकार से होती हैं। तो हम आपको बता दें हिंदी में ध्वनियाँ दो प्रकार से होती हैं। कौन? स्वर और व्यंजन। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, दो प्रकार से। अगला है देखिए मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या होती है 3। कौन कौन? दीर्घ स्वर, ह्रस्व स्वर और प्लुत स्वर। यानी कि मात्रा के आधार पर स्वर के प्रकार हैं 3, यानी ऑप्शन बी सही है, 3। अगला जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो जिह्वा के आधार पर भी स्वरों की संख्या होती है 3। कौन कौन से? तो अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। तो जिह्वा के आधार पर स्वरों की संख्या होती है ऑप्शन बी 3। अगला है एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं। एक से अधिक वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो उन्हें हम लोग कहते हैं व्यंजन, यानी ऑप्शन बी सही है, व्यंजन। इसमें एक से अधिक वर्ण मिलते हैं। अगला है ई, च, छ, ज, झ आदि का उच्चारण किससे होता है। तो इसका उच्चारण स्थान बताना है आपको। तो ई, च, छ, ज, झ इसका उच्चारण स्थान है तालव्य, यानी ऑप्शन डी सही है, तालव्य। अगला क्वेश्चन है जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है, जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो देखिए जो व्यंजन में सहायक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। यानी जो स्वर होते हैं, स्वर व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं और स्वर अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, यानी ऑप्शन ए सही है, स्वर। ऑप्शन ए सही है, स्वर। अगला है निम्नलिखित में से कौन दीर्घ स्वर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन दीर्घ स्वर नहीं है। तो छोटी ई, बड़ी ई, ए या ऐ। तो कौन सा दीर्घ स्वर नहीं है। तो बड़ी ई, ए और ऐ दीर्घ स्वर है, ऑप्शन ए, यानी छोटी ई दीर्घ स्वर नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन अंतस्थ व्यंजन होते हैं, या कौन अंतस्थ व्यंजन है। तो हम आपको बता दें अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं। कौन कौन से हैं? अंतस्थ व्यंजन है य, र, ल और व। ये 4 अंतस्थ व्यंजन है, यानी इसमें ऑप्शन सी सही है, वो आपका अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा। अगला है य का उच्चारण स्थान क्या है। तो य का उच्चारण स्थान है तालु। य का उच्चारण स्थान है तालु। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, तालु हो जाएगा। अगला है काकल्य वर्ण कौन सा है, किन्हें हम काकल्य वर्ण कहते हैं। तो ह को काकल्य वर्ण कहते हैं, यानी ऑप्शन सी सही है, ह। अगला अंतस्थ और उष्म में कितने वर्ण होते हैं। अंतस्थ व्यंजन में और उष्म व्यंजन में कितने वर्ण होते हैं। तो आपको बता दें अंतस्थ व्यंजन भी 4 होते हैं, उष्म व्यंजन भी 4 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन होते हैं? य, र, ल, व। और उष्म व्यंजन जो होते हैं वो होते हैं स, थ और स और ह। ये भी 4 प्रकार होते हैं, यानी ऑप्शन ए सही है, 4 प्रकार के होते हैं। अगला है उष्म व्यंजन कौन से हैं। अभी हमने बताया स, ख, स, ह उष्म व्यंजन होते हैं, यानी यहाँ पर ह है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उष्म व्यंजन। अगला हिंदी भाषा में कुल कितनी वर्णलिपियाँ हैं। तो हिंदी भाषा में कुल 52 वर्णलिपियाँ हैं। देखिए अगला है कि जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है संयुक्त ध्वनियाँ, बी है युग्मक ध्वनियाँ, सी है न संपृक्त ध्वनियाँ, या अगला है जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है। तो जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वह कहलाता है युग्मक ध्वनियाँ, यानी ऑप्शन बी सही, युग्मक ध्वनियाँ। अगला है वह कौन सा व्यंजन है। तो वह आपका अंतस्थ व्यंजन हो जाएगा, क्योंकि हम आपको बताए थे कि य, र, ल और व आपके अंतस्थ व्यंजन, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अंतस्थ व्यंजन। अगला है प, फ, ब, भ, म आदि का उच्चारण स्थान किससे होता है। तो इनका उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ। देखिए इनके उच्चारण में हम ओष्ठ का सहारा ले रहे हैं, प, फ, ब, भ और म। तो प, फ, ब, भ, म का उच्चारण स्थान हो जाएगा ओष्ठ, यानी ऑप्शन बी सही है, ओष्ठ। अगला है जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं। तो जब दो व्यंजन एक साथ मिल जाते हैं तो उन्हें हम लोग कहते हैं संयुक्त व्यंजन, यानी ऑप्शन ए सही है, संयुक्त व्यंजन। अगला है वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है।
तो वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, स्वर के भेद हैं, यानी ऑप्शन ए सही है, स्वर है। अगला है हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन क्या होता है। हिंदी वर्णमाला में जो ऊष्म व्यंजन होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। तो ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, कौन कौन से। स, ख, सह, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, स, ख, सह ऊष्म व्यंजन कहलाएंगे। अगला है हिंदी के जिन वर्णों का उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग किया जाता है उन वर्णों को क्या कहते हैं। तो केवल श्वास का प्रयोग करने वाले वर्णों को कहते हैं अघोष, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अघोष। अगला है य, र, ल, व व्यंजनों को क्या कहते हैं। तो य, र, ल, व व्यंजनों को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, ऑप्शन सी सही है, अंतस्थ व्यंजन। अगला है निम्नलिखित में से घोष वर्ण क्या कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें किसी भी वर्ण का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो है वो घोष कहलाते हैं। तो देखिए इसमें तीसरा वर्ण कौन सा है। तो च पहला है, क पहला है, ट पहला है, तो तीसरा क्या हो जाएगा, ज, यानी कि घोष वर्ण इसमें डी हो जाएगा, ऑप्शन ज आपके घोष वर्ण कहलाएंगे। अगला है देखिए निम्नलिखित में ओष्ठ वर्ण कौन सा है। ओष्ठ वर्ण, ओष्ठ वर्ण का मतलब है वो ओठ को स्पर्श करे। तो देखिए अ में नहीं करेगी, आ में भी नहीं करेगी, ई में भी नहीं, लेकिन ऊ में जब ऊ का उच्चारण करेंगे तो यह हमारे ओष्ठ को स्पर्श करेगा, यानी ऑप्शन डी सही है, ओष्ठ। अगला है अनुस्वार किसका कार्य करता है। तो अनुस्वार जो है आपका पंचम वर्ण का काम करता है, यानी ऑप्शन सी से हो जाएगा, पंचम वर्ण। अगला है कि लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह लिए गए हैं, जिस रूप में लिए गए हैं उसे क्या कहते हैं। तो उन्हें हम लोग कहते हैं लिपि, यानी ऑप्शन ए सही है, लिपि। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। इसमें से कौन संयुक्त स्वर नहीं है। तो आपका ऑप्शन सी ऊ जो है वो संयुक्त स्वर नहीं है, यानी ऑप्शन ई हो जाएगा, जो संयुक्त स्वर नहीं है। अगला है निम्नलिखित में से कौन अल्प प्राण व्यंजन है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें अल्प प्राण। अल्प प्राण होता है किसी भी वर्ग का एक पहला, तीसरा और पांचवा जो अक्षर होता है वही आपका अल्प प्राण कहलाता है। तो इसमें देखिए पहला, तीसरा और पांचवें में कौन आ रहा है। तो यहाँ देखिए ग जो है क वर्ग का तीसरा अक्षर आता है, इसलिए यह ग जो है वो आपका अल्प प्राण कहलाएगा। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अल्प प्राण। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सभी महाप्राण वर्गों के अंतर्गत आते हैं। तो महाप्राण वर्ग किस में आते हैं, दूसरे और चौथे में। तो देखिए ऑप्शन ए क्या है, ख क वर्ग का दूसरा वर्ग हो जाएगा, च वर्ग का छ दूसरा वर्ग है, और ठ ट वर्ग का दूसरा हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, महाप्राण व्यंजन। अगला है ए और ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं, यानी उनका उच्चारण कहाँ से होता है। तो ए ऐ का उच्चारण स्थान हो जाएगा कंठ तालु, यानी कंठ का भी प्रयोग किया जाता है तालु, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, कंठ तालु। अगला है निम्नलिखित में से किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। द्वित्व का मतलब क्या, दो व्यंजन है। तो देखिए यहाँ दिल्ली, दिल्ली में ल 2 बार है, यानी कि द्वित्व व्यंजन में जो है आपका दिल्ली में है, यानी ऑप्शन सी सही है, दिल्ली में। अगला है निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी। कंठ का मतलब उनका उच्चारण कंठ से हो। तो देखिए ऑप्शन ए है क ख। तो क ख ही एक ऐसा है वर्ड जो माने जिसका उच्चारण स्थान कंठ है, तो यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए कंठ हो जाएगा, ऑप्शन ए कंठ हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, यानी किस वर्ण का उच्चारण हम दांत के माने दंत के सहारे नहीं करते हैं। तो देखिए त का भी प्रयोग करते हैं, न का नहीं करते हैं, द का करते हैं, ट का। तो कहने का मतलब है कि दृष्टि से कौन सा नहीं है। तो न जो है, न का भी उच्चारण जो हम करते हैं वो दंत का प्रयोग से करते हैं, यानी जो ट है वो ट आपका मूर्धा है, ट का उच्चारण स्थान मूर्धा है, और त, न और द का उच्चारण स्थान दंत है, यानी कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ट नहीं हो जाएगा, क्योंकि इसका उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। अगला है कौन सा अमानक वर्ण है, भ, घ, ग और ख और ग। तो देखिए अमानक वर्ण कहलाते हैं, हिंदी में अमानक वर्ण, भ को हम लोग अमानक वर्ण कहते हैं। अगला है छ वर्ण किसके योग से बना है। तो छ क और ख इसके संयोग से बना है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क और ख से। अगला है हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या। तो हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है 11, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 11। अगला है नीचे दिए गए शब्दों में नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं। नवीन विकसित ध्वनियाँ, तो नवीन विकसित ध्वनियाँ ख और ग को माना जाता है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ख और ग। स, ख, स कौन से व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, उष्म संघर्षी व्यंजन, यानी जब इनका उच्चारण होता है तो उष्मा निकलती है और साथ ही साथ मुख में घर्षण सा उत्पन्न होता है, इसलिए इनको उष्म व्यंजन भी कहते हैं और संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उष्म संघर्षी व्यंजन। अगला है किस शब्द में री स्वर नहीं आया है। तो कृपा में आया है, कृष्ण में आया है, दृष्टि में आया है, लेकिन आज में नहीं आया है, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, आज। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक। पार्श्विक व्यंजन ल को कहते हैं, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ल आपका पार्श्विक व्यंजन कहलाता है।
अगला, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? आपको सबसे पहले हम आपको बता दें घोष किसे कहते हैं और अघोष किसे कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में जो 5 वर्ग होते हैं, यानी क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, तो इसमें जो तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ड होता है उसे घोष कहते हैं और पहला दूसरे वर्ड को अघोष कहते हैं। तो यहाँ आपसे घोष पूछा गया है, तो घोष आपका तीसरा, चौथा और पांचवें में। देखिए जो प वर्ग का अक्षर म है, प फ ब भ म, ये पांचवें में आता है, यानी यही घोष व्यंजन है, घोष वर्ड है। तो यहाँ पर म जो हो जाएगा वो आपका घोष वर्ड हो जाएगा। अगला है, विसर्ग से कौन सा शब्द बना है? तो यहाँ विसर्ग का मतलब कि ये देखिए, ये विसर्ग का चिन्ह है, ये जो है वो विसर्ग का चिन्ह है। तो जिस वर्ड के बगल में अगर ये लगा है, समझिए वह शब्द विसर्ग से बना है। तो यहाँ ऑप्शन बी देखिए, निष्प्रिय है, यहाँ पर विसर्ग चिन्ह लगा है, यानी कि विसर्ग से बना शब्द है, ऑप्शन बी निष्प्रिय। अगला है, इनमें से ओ का उच्चारण स्थान कौन सा है? ओ माने कंठ और ओष्ठ के सहयोग से बना है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कंठोष्ठ। अगला, क ग ज फ ध्वनियाँ किसकी हैं? संस्कृत की, अरबी फारसी की, अंग्रेजी की या दक्षिणी भाषाओं की? तो क ग ज और भ ध्वनियाँ अरबी फारसी की, यानी ऑप्शन बी सही है, अरबी फारसी की। अगला है, तालव्य व्यंजन कौन से हैं? तालव्य यानी उनके उच्चारण में तालु का प्रयोग हो। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन बी, च छ ज झ, ये तालव्य व्यंजन है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, च छ ज झ। अगला है, किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है? अनुस्वार ध्वनियाँ किन्हें कहा जाता है? तो देखिए ऑप्शन ए है, स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ या स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ या व्यंजन के साथ आने वाली ध्वनियाँ। तो देखिए ऑप्शन ए इसका सही है, स्वर के बाद आने वाली ध्वनियों को हम लोग क्या कहते हैं? अनुस्वार कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है, इनमें से कौन स्वर ध्वनि के प्रकार हैं? यानी इनमें से कौन सा ध्वनि के प्रकार हैं? तो देखिए ध्वनि के दीर्घ स्वर भी, प्लुत स्वर भी और ह्रस्व स्वर भी, मात्रा के आधार पर ध्वनि के प्रकार हैं, स्वर के प्रकार हैं। तो कहने का मतलब ये सभी, ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, सभी स्वर के प्रकार हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धस्वर कहलाता है? अर्धस्वर, देखिए हिंदी वर्णमाला में 2 वर्ड जो होते हैं उन्हें हम अर्धस्वर कहते हैं, य और व को, क्योंकि इनको जब हम बोलते हैं तो स्वर की भांति व्यवहार होता है और लिखते हैं तो व्यंजन की भांति, इसी कारण इन्हें हम लोग अर्धस्वर कहते हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यह अर्धस्वर कहलाएगा। अगला है, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किस में आती है? महाप्राण, तो महाप्राण आपको बता दें दूसरे और चौथे वर्ड में आएंगी, यानी ऑप्शन सी सही है, दूसरा और चौथा वर्ड। अगला है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या कहलाती है? तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई आपकी कहलाएगी रचना, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है, इसमें से कौन सा अल्पप्राण व्यंजन है? तो अल्पप्राण व्यंजन का मतलब कि किसी भी वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर। तो इसमें पहला, तीसरा और पांचवा अक्षर कौन हो सकता है? देखिए ख जो है ये दूसरा है, च आपका, च पहला है, तो थ जो है उत्तर वर्ग में त थ द दूसरा हो जाएगा, और प फ ब। तो कहने का मतलब है कि जो आपका अल्पप्राण व्यंजन हो जाएगा वो आपका च हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी च हो जाएगा। चलिए अगला है, इनमें से कौन सा वर्ड स्पर्श व्यंजन नहीं है? स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन आपके कितने हैं? 25, क वर्ग के, च वर्ग के, ट वर्ग के और त वर्ग के। यहाँ पर यह जो है, य र ल व, वो आपका अंतस्थ व्यंजन है, यानी यहाँ पर ऑप्शन डी ये जो है यह आपका स्पर्श व्यंजन नहीं है। अगला देखिए क्या है, अगला है, निम्नलिखित में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? यानी कि कौन सी ऐसी ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में कंठ का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए ऑप्शन ए, क और ख, यही आपकी कंठ ध्वनियाँ, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कंठ, क और ख। अगला है, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, शब्द गणना को। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अगला है, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। तो वर्ण का मतलब रंग, ये तो सही है, आकाश सही है, जाति सही है, अक्षर जो है कि नहीं होता। तो वर्ण का जो अर्थ है वो अक्षर नहीं होता, वर्ण में रंग भी होता है, आकाश भी होता है और जाति भी होता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अच्छा, अगला है, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं है, यही क्वेश्चन 2 बार आ गया। तो चलिए कोई बात नहीं, अगला देखते हैं कि हिंदी शब्द के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही रूप है। तो देखिए जो संतान है ये पहले स्थान पर आ जाएगा, दूसरे स्थान पर सकल आ जाएगा, तीसरे स्थान पर सक्षम आ जाएगा और चौथे स्थान पर सचल आ जाएगा, यानी इसमें जो है ऑप्शन सी, संतान, सकल, सक्षम और सचल, ऑप्शन सी सही है। अगला है, हिंदी शब्दकोश में अंग व अह किस वर्ण के साथ आते हैं? तो अंग, अह, औ के साथ, अ के साथ, अ के साथ या आ के साथ। तो ऑप्शन बी सही है, अ के साथ आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमात्रिक है जिसमें मात्रा नहीं है? तो देखिए ऑप्शन ए, कलरव, कलरव में कोई मात्रा नहीं है, इसका मतलब ऑप्शन ए सही है। तो ये तो था आपका 60 प्रश्नों का हिंदी वर्णमाला का प्रैक्टिस सेट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।